तो बायोलॉजी में हम लोग कल जहाँ तक पढ़े थे नोट्स में, उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिक जो होता है यानी कि किडनी, वही रक्त का शुद्धिकरण करता है, ब्लड का, और शरीर से जो है अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी करता है ब्रिक। तो प्रश्न आप बताइएगा कि ब्रिक जो है किडनी प्रति मिनट औसतन कितना रक्त प्रवाहित करता है? 1100 से 1200 सीसी या ml, और ब्रिक प्रतिदिन लगभग कितना लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? 1500 लीटर का। ठीक है। और ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। अच्छा, पादप कली के बारे में बताइएगा कि पादप कली एक प्रकार की भ्रूणीय टहनी है। ठीक है। और पादप कली एक अविकसित भ्रूणीय टहनी होती है जो पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। ठीक है। और पादप जो है किसी अविकसित परोह यानी कि एम्ब्रियोनिक शूट को कली कहते हैं। जब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कली किसे कहेंगे तो क्या होगा? अविकसित परोह या एम्ब्रियोनिक शूट है। और पादप कली क्या है कि एक अविकसित भ्रूणीय टहनी है जो पत्ती के कक्ष या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है पौधे में? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में ही उपस्थित एक हरे रंग का पिगमेंट होता है यानी कि वर्णक, क्लोरोफिल होता है। ठीक है। और इसी क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है और भोजन को बनाया जाता है। ठीक है यहाँ तक। यानी कि 6 गो लेगा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से, 12 गो अणु लेगा जल का यानी कि 6 CO2 प्लस 12 H2O, और पर्णहरित रहेगा क्लोरोफिल। और प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज का सूत्र बताइए। C6H12O6 और प्लस 6 गो जल का अणु बनाएगा 6H2O और प्लस 6 गो ऑक्सीजन मुक्त करेगा। ठीक है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण से एक बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की प्रक्रिया है? उपचयन है कि अपचयन है? दोनों प्रकार की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण जो है ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, यानी कि ऑक्सीकरण भी करता है और अवकरण की भी क्रिया करती है। इसमें देखिए, तो इसमें एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन की जो प्रकाश संश्लेषण में क्रिया होती है, इसमें जल किस में बदल जाएगा? ऑक्सीजन में। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का रूपांतरण किस में होगा? ऑक्सीजन में, यानी कि H2O O2 में बदल जाएगा। और जो प्रकाश संश्लेषण में जो रिडक्शन की क्रिया होगी अर्थात अपचयन की, इसमें कार्बन जो है ये ही कार्बन शर्करा यानी कि ग्लूकोज बनाता है। यानी कि जो हम लोग कार्बन देते हैं पौधे को, उससे वो ग्लूकोज बना लिया। जमीन से जो जल खींचा पौधा फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए, तो उससे वो ऑक्सीजन बना लिया। और वही ऑक्सीजन हम लोग ले लेंगे तो हम लोग भी अपना शोषण करके ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि इसमें ये जो इसकी ऑक्सीडेशन की जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण में, जिसमें जल ऑक्सीजन बदलता है, इसके तहत 2 अभिक्रिया होती है। पहला का नाम है प्रकाश रासायनिक क्रिया और दूसरा का नाम है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। तो प्रकाश रासायनिक क्रिया में यह होता है कि इस क्रिया में दृश्य प्रकाश, जिसे आप विजुअल रूप से देख सकते हैं, दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। तो दृश्य प्रकाश जो 380 से लेकर 760 न्यूटन प्रति मीटर का ये उपयोग करता है प्रकाश रासायनिक क्रिया। इसका मतलब है कि प्रकाश की ये उपस्थिति में हो रहा है। और इसमें दृश्य प्रकाश का रेंज क्या होगा? 380 से लेकर 760 न्यूटन मीटर, और इसी का यूज करेगा। और ये जो रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया है, इसका मतलब है यह है कि वह ये इसमें पौधे प्रकाश के बिना अपना फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, ये किस रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होती है और किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम बैगनी रंग के प्रकाश में होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा लोग कि जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की, किस रंग के प्रकाश में ज्यादा होगी? लाल रंग का। जब प्रकाश का रंग लाल होगा और जब बैगनी होगा तो सबसे उसमें कम होगी। तो दुइयों को याद रखिए कि किसमें ज्यादा है लाल में और किसमें कम है तो बैगनी में। ठीक है। और यहाँ
ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जल का ऑक्सीजन में बदल जाता है और CO2 रिडक्शन में ग्लूकोज में बदल जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा एक और इसमें बता दीजिए लोग कि क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित हरे रंग का पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोफाइट। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि नमक युक्त जो मिट्टी होता है उसमें उगने वाले पौधे को हैलोफाइट कहते हैं, और साथ ही शुष्क स्थान अर्थात मरुस्थल और बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को जेरोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेरोफाइट। और जलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट। क्लियर हो गया। तो बताइए जलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे हाइड्रोफाइट, शुष्क स्थान यानी कि मरुस्थल और बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को जेरोफाइट, और नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हैलोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि पौधे का एक मोटा भाग होता है जिसमें पानी भरा रहता है, जैसे केला का थम, केला का जो है थम, उस वो मोटा भाग है उसमें पानी भरा रहता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सेक्यूलेंट। और जिसे काटने पर जल या रस या गोंद आदि निकलता है। केलवा के थमुआ कटब पनिया हर गिरला तो का है मोटका चीज हुआ, सेक्यूलेंट कहलाता है। ठीक है, तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि पौधे का मोटा भाग जिसमें पानी भरा रहता है क्या कहलाता है, सेक्यूलेंट, और जिसे अगर काटा जाए तो उससे रस, पानी या गोंद निकलेगा। ठीक है। अच्छा ये जो पर्यावरण है यह किससे किससे मिलकर बनता है, जीवीय घटक, अजैविक घटक और भू आकृतिक घटक, जैविक, अजैविक और भू आकृतिक। ठीक है, हमारे चारों ओर फैले आवरण को क्या कहा जाता है, पर्यावरण, जो जीवीय, भू आकृतिक और अजैव घटकों से बने होते हैं। ठीक है। अच्छा पौधे को जो यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, माने पौधे को जो खड़ा रखता है वो कौन सा टिश्यू कहलाता है, जाइलम टिश्यू। ठीक है, नीचे से लेकर जा रहा है वो जाइलम ना है, अब फ्लोएम कहाँ है, पूरे पत्तियों के पास है, उसको ले आकर खाना फैला देगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा लोग कि पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। उद्दीपन का मतलब होगा एक प्रकार से माने मैसेज को प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है, एक्सेप्टर। तो पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो इसका उत्तर होगा पत्ती चाहे पर्ण। पर्ण ही को ही पत्ती कहा जाता है, यानी कि पत्ती जो है फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। पौधे का वह भाग जो भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है उसे क्या कहा जाता है, जड़। भ्रूण के मूलांकुर से कोनो भी चीज लौकी बोधा तो वैसे निकली, और यह प्रकाश के विपरीत दिशा में भूमि की ओर बढ़ता है। जड़ कहाँ बढ़ता है, प्रकाश के विपरीत दिशा में भूमि में, और तना वो प्रकाश की ओर भूमि के विपरीत दिशा में बढ़ेगा। ठीक है, तना जो है भूमि के ऊपर होता है और प्रकाश की ओर भूमि के विपरीत दिशा में, और वहीं जड़ जो है वो प्रकाश के विपरीत दिशा में भूमि में। ठीक है, शाखा जो है तने पर ही विकसित होते हैं और इसी शाखा में फूल बनते हैं। ठीक है। अच्छा सहज प्रणाली का परिवर्धन किस प्रकार की क्रिया है, स्वपोषी की क्रिया है। और सहज प्रणाली का मतलब यह है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वह भाग जो सहज कार्यों को नियंत्रित करती है। जैसे ही उठावे के बाद क्यों बुझा गेल उठाओ, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सनो। अतः सहज प्रणाली का परिवर्धन एक प्रकार की स्वपोषी क्रिया है जो स्वयं कर लेती है, और ऐसी क्रिया कहाँ होती है, पौधे में होती है। फलवा लगी तो टहनिया झुक जाएगी, अब फलवा टूटी तो टूट जाएगी। अच्छा जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकता एवं विचरण का। और जेनेटिक्स के पिता किसको कहा जाता है, ग्रेगर जोनास मेंडल को। मेंडल का अनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है किस पर, लैंगिक जनन पर। और मेंडल को अनुवांशिकता का पिता अर्थात फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल ने किस पौधे का दो अलग अलग गुणों वाले का एक संकरण एवं द्विसंकरणीय क्रॉस कराया था, गार्डन पी का यानी मटर के पौधे का। और मेंडल ने इससे संबंधित 3 नियम दिए। पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस अर्थात प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेशन अर्थात पृथक्करण का नियम, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एब्सॉर्बमेंट अर्थात स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो ये दे देता है 3 गो नियम आई ऑप्शन में, आइए गो कौन घुसा देगा अदर, तो याद रहेगा तब न मारिएगा। तो मेंडल ने मटर के पौधे का 2 अलग अलग गुणों वाले का एक संकरणीय द्विसंकरणीय क्रॉस कराया, और इसमें इन्होंने जो 3 नियम प्रभाविकता का दिए,
यानी कि 3 नियम दिए, जिसमें पहला प्रभाविकता का था कि क्या प्रभाव उस पर पड़ रहा है, और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथ्वीकरण का नियम, अर्थात अलग हो जाएगा, यानी दो चीजों को मिलाइएगा तो एक अलग गुण पैदा होगा, तो ये है लॉ ऑफ सेग्रेशन। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एब्सॉर्बमेंट, यानी कि स्वयं से वो अब आजाद हो गया। अच्छा, भ्रूण किस में मिलता है? इम्ब्रोय बीज में, ठीक है। और अंकुरन की प्रक्रिया के पश्चात भ्रूण जो है बीज से बाहर आएंगे, अंकुरन होगा तब ना बीज से बाहर आएगा। कौन चीज बाहर आएगा? भ्रूण। कब बाहर आएगा? जब अंकुरन होगा तो। अब भ्रूण किस में मिलता है? तो बीज में। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भ्रूण किस में मिलेगा? तो बीज में। अच्छा, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होगा? तो उसका पहला नियम है जीन के सम्मिश्रण से, अर्थात ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम के बदलाव से, और जीन के मिश्रण यानी कि सफरिंग के द्वारा। अच्छा, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, और प्रतिशत में पंजाब। अच्छा, गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश है, और दूसरा स्थान एमपी का, तीसरा स्थान बिहार का, चौथा तेलंगाना का, पांचवा पंजाब और छठा हरियाणा। तो बिहार तीसरा है और प्रथम पर उत्तर प्रदेश। अच्छा, बिहार से एक पायदान आगे कौन है? एमपी, ठीक है। अच्छा, इंद्रधनुषीय क्रांति के तहत कई क्रांतियां शामिल है, जैसे नाम बताइए। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति जैसी। अच्छा, द्वितीय हरित क्रांति का क्या उद्देश्य था? जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करिए, चाहे जैविक कृषि को प्रोत्साहन कीजिए, या पर्यावरण अनुकूल कृषि करते हुए उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाइए। अच्छा, साइनेकोबाल्मिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? विटामिन B12 का, और इसी में कोबाल्ट पाया जाता है। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में, और इसी को साइनेकोबाल्मिन कहते हैं, और इसी की कमी से एनीमिया एवं पांडु रोग हो जाता है। अच्छा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, और इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाएगा। बेरी बेरी मन रोग मन तो समझते हैं लोग क्या है? इतना ना तरह थकान होगी कि कोनो करवे करे के ना मन करे। अब विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन। अच्छा, एफ्लोटॉक्सिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि खाद्य पदार्थों को दूषित कर देता है, और वैसे खाद्य पदार्थ खाने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? यकृत। यकृत में ना सब जा रहा है लीवर में जी। अच्छा, कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियों द्वारा पैदा की जाती है, ठीक है। और ये एफ्लाटॉक्सिन भोजन को विषाक्त कर देती है। तो एफ्लाटॉक्सिन जो है वह भोजन को कैसे विषाक्त करेगी? क्योंकि यह कुछ कवक पैदा करेगी, और ये कवक एस्परजिलस या पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां हैं। देखिए, ड्रॉप्सी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ड्रॉप्सी जो था ना, बीच में एक बहुत साल पहले ड्रॉप्सी की बीमारी चली थी, और ये तेल में जो है पाया जाता है, और तेल में जो कड़ू तेल होता है ना, सरसों का तेल, उसी में मिलावट के चलते ये ड्रॉप्सी नामक रोग हुई, और तेल जो लोग उपयोग करता था उसका पेट खराब हो जाता था। तो एफ्लाटॉक्सिन भी क्या है? भोजन विषाक्तता है। अच्छा, गेहूं की खेती के लिए हम लोग कौन से उर्वरक का उपयोग करते हैं? यूरिया का। और यूरिया से क्या मिलता है हम लोग को? नाइट्रोजन। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 46%। वातावरण में 78%, ठीक है। अच्छा, एस्पिरिन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। एस्पिरिन जो कि दर्द निवारक अर्थात एंटीपायरेटिक दवा है, तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? विलो वृक्ष की या पेड़ की छाल से। किससे? विलो वृक्ष की पेड़ या छाल से एस्पिरिन को पैदा किया जाता है, और ये एंटीपायरेटिक यानी कि दर्द निवारक दवा है। और एस्पिरिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड। जब भी पूछेगा कि एस्पिरिन का क्या रासायनिक नाम है? एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, ठीक है। अच्छा, एसिड रेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अम्ल वर्षा। तो ये कैसे होता है? बिल्कुल सही, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रदूषक जो कारखानों या चिमनियों के धुएं से निकलते हैं और जल से क्रिया कर वर्षा जल के साथ पुनः पृथ्वी पर चले जाते हैं, और इससे बहुत ज्यादा नुकसान होती है, फफोले तक चमड़े पर पड़ सकते हैं। अच्छा, भारत में आधे से अधिक कॉफी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक। बहुत अच्छा, कर्नाटक करता है। रेशम के भी उत्पादन में कर्नाटक 1 नंबर है। अच्छा,
एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक्टिडीन और टेरामाइसिन क्या है? एंटीबायोटिक है। ऑक्सीटोसिन क्या है? इंसुलिन हार्मोन है। ग्लूकोगॉन, मिलेटोनिन और एपिनेफ्रिन ये सब क्या है? हार्मोन है। अच्छा, हेपेटाइटिस जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? विषाणु के, वायरस के, और उससे प्रभावित होने वाला अंग यकृत यानी कि लीवर। एक प्रश्न यहाँ से आता है कि हेपेटाइटिस का उद्भवन काल जो है वो कितना दिन में हो जाता है? 30 से 180 दिन में वो दिखाई देने लगता है, और 1 माह से यानी कि 6 माह समझिए। हेपेटाइटिस के कितने प्रकार होते हैं? ए, बी, सी 3 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए और बी का टीका उपलब्ध है, लेकिन सी का कोई टीका नहीं है, अर्थात उसका इलाज संभव नहीं है, बचाव में ही सावधानी है। ठीक है। अच्छा देखिए, श्वसन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सांस खींचिए सांस छोड़िए, तो सांस खींचने को हम लोग कहते हैं इंस्पिरेशन, और सांस जो छोड़ते हैं उसको कहते हैं एक्सपीरेशन। तो जो हम लोग ये एक्सपीरेशन करते हैं, चाहे इंस्पिरेशन का लीजिए, जो हम लोग सांस खींचते हैं श्वसन में, इसमें डायफ्राम का आकार क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। ठीक है। और एस्टर्नम का नीचे की ओर झुक जाएगा, और जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम गुंबदाकार हो जाएगा और एस्टर्नम ऊपर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर मैं दोहरा देता हूं कि अगर निश्वसन यानी कि एक्सपीरेशन होगा तो डायफ्राम का आकार गुंबदाकार होगा और एस्टर्नम ऊपर हो जाएगा। माने एक्सपीरेशन जब करेंगे निश्वसन तो डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाएगा और एस्टर्नम ऊपर हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर इंस्पिरेशन करेंगे तो डायफ्राम चपटा हो जाएगा और एस्टर्नम नीचे की ओर चला जाएगा। अच्छा, वातावरण प्रदूषक गैस SO2 का नाम आप लोगों ने सुना होगा। SO2 अभी पढ़े हैं लोग। सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है कहाँ से निकलता है? पेट्रोल या कोयला के जलाने से और ताप संयंत्रों से या और वाहनों से निकलता है, और इसमें लोहा, जस्ता, शीशा के पिघलाइएगा तब भी ये पैदा होगा। तो फिर से प्रश्न पूछ रहा हूं कि वातावरण प्रदूषक जो गैस है SO2, एक तो ये चीज जानते हैं कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, और साथ ही श्वसन संबंधी रोग भी पैदा करता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये कहाँ से प्राप्त होगा? पेट्रोल, डीजल नहीं, पेट्रोल कोयला के जलने से, ताप संयंत्रों, वाहनों, लोहा, जस्ता, शीशा के पिघलने से। अच्छा, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए कौन सी मछली का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि जानते हैं कि मच्छर जब भी अपना लार्वा देंगे तो किसी जल में ही देंगे, और जल पर अगर आप मिट्टी का तेल छिड़क दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? जल की केशिकाओं की जो क्रिया है वो टूट जाएगी, पृष्ठ तनाव उसका कम हो जाएगा, मच्छर के जो भी लार्वा हैं उसमें डूब के मर जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ प्रश्न ये है, ये तो हो गया आपका तरीका आर्टिफिशियल, कि अगर कोई आसपास में गड्ढा है, पानी जमा है, उस पर मच्छर अपना जाकर लार्वा दे दिया है, क्योंकि उसमें भी पृष्ठ तनाव है तो उसको झिल्ली बन गया है, उसके ऊपर अंडा है, जाकर माटी तेल डालिएगा, झिल्लिया का क्या होगा? पृष्ठ तनाव कम हो जाएगी, अर्थात उसका केशिका तो टूट जाएगा, सब लार्वा डूब के मर जाएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए, ऑर्गेनिक कंट्रोल के लिए गैम्बूसिया नामक मछली का प्रयोग किया जाता है, जो मच्छर के लार्वा को बड़ा चाव से खाती है। तो उस मछली का क्या नाम है? गैम्बूसिया। ठीक है। वस्तुतः मच्छर ऐसे वेक्टर को नियंत्रित करने के लिए जीवित जीव का उपयोग करना ही जैविक नियंत्रण कहलाता है। जैविक नियंत्रण का मतलब क्या हो गया कि उसको जैविक नियंत्रण कोई जीवे का उपयोग कर दें, तो गैम्बूसिया एक जीव नहीं है, मछली। अच्छा, गैम्बूसिया जो मच्छर मछली है, मच्छर लार्वा को खा जाती है। अच्छा, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से एस्कॉर्बी नामक रोग हो जाता है। ठीक है। और ये खट्टे फलों, नींबू, संतरा का अगर आप उपयोग करें, आंवला वगैरह का, तो विटामिन सी मिलेगा। सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में। ठीक है। रेटिनॉल विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है, और इसकी कमी से क्या क्या हो जाता है? रतौंधी एवं जीरोफ्लाइथेमिया या शुष्का विक्षेप। ठीक है। विटामिन B1 के थाइमिन है, इसकी कमी से बेरी। विटामिन B3 नियासिन, पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट एवं वयस्कों में ऑस्ट्रियोमलेशिया नामक रोग हो जाएगा, हड्डियां ढीली एवं कमजोर पड़ जाएगी। और इसे विटामिन डी लेना हो तो धूप में बढ़ जाइए, गर्मी के दिन में ना ठंडे के दिन में। गर्मी में तो जरा ही है दी
अब विटामिन ई जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? टेकोफोरॉल। और जनन क्षमता में कमी आ जाएगी, अर्थात नपुंसकता आ जाएगा, महिलाओं में बाझपन आ जाएगा और बेल्डनेस भी हो जाएगा। बेल्डनेस का मतलब क्या है? गंजापन, गंजा हो जाइएगा, बेल्डनेस। अच्छा, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और इसकी कमी से रक्त का जो क्लॉट है नहीं बन पाता है, ठीक है। और रक्त जमाने वाला अनिवार्य जो प्रोटीन है उसका क्या नाम है? फाइब्रिनोजेन। एचजीबी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हीमोग्लोबिन का। और इसका कार्य क्या है कि शरीर में O2 का परिवहन करना, शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। और देखिए इसमें क्या क्या सिस्टम है, खूब ध्यान से सुनिएगा लोग, फिर दोबारा नहीं भूल पाइएगा लोग। रक्त में जो है दो चीज होता है, एक का नाम है ब्लड कैप्सूल और एक का नाम है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है अजीवित भाग है और वो 60% होता है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, कहीं 55% लिखता है कि रक्त में प्लाज्मा का मात्रा कितना है, कहीं 55 कहीं 60, लेकिन 60 मान के चलिए। और ये रक्त का अजीवित भाग है, ठीक है। और दूसरा होता है रुधिराणु। ब्लड का दो भाग, एक हो गया रुधिराणु और एक हो गया प्लाज्मा। तो प्लाज्मा अजीवित भाग है, यानी कि ब्लड का 60% भाग प्लाज्मा है और 40% भाग में रुधिराणु यानी कि ब्लड कैप्सूल है और ये जीवित भाग है। तो 60 उधर है तो 40 ये होगा। और इसी ब्लड कैप्सूल के 3 भाग होते हैं, एक हो गया आरबीसी, एक हो गया डब्ल्यूबीसी और एक हो गया रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। तो आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और रक्त बिंबाणु को ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो अब देखिए इसी आरबीसी को जो हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसी हीमोग्लोबिन में हीम नामक एक रंजक पाया जाता है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। और इसी हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है जो लौह युक्त होती है और ये कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाने और CO2 को वापस लाने में काम करती है। और इसी इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा, खून की कमी जाएगी। ल्यूकोसाइट तो जानते हैं आप लोग क्या करता है, डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? ल्यूकोसाइट का अरे और संक्रमण से शरीर को रक्षा करना, ठीक है। रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेट्स थ्रोम्बोसाइट हो गया, ठीक है। अच्छा, मृत शरीर को डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर अगर जांच कर रहा है किसी व्यक्ति को तो कैसे बताएगा कि व्यक्ति मर गया है? कैसे बताएगा कि व्यक्ति मर गया है? हृदय धड़कन रुक गया है तो डॉक्टर कह सकता है कि व्यक्ति मर गया है। श्वास की प्रक्रिया, अगर उसका सांस नहीं ले रहा है तो, प्रकाश अगर आंख पर डाल रहा है ना और पुतली उसका झिलमिला नहीं रहा है तो व्यक्ति मर गया है। और नाड़ी गति भी रुक गई है तो ये जो 4 प्रक्रियाएं हैं इसी को जांच करके, हृदय धड़कन नहीं चल रहा है, आंख का पर लाइट जला रहे हैं तो पुतली नहीं झिलमिला रहा है, और उसके अलावा आपको नाड़ी चेक कर सकता है, और उसके अलावा सांस अगर नहीं ले रहा है तो डॉक्टर कहेगा कि व्यक्ति ये काम खत्म बाबा टाइट है। अच्छा, ये जो हमारा साइकिल है पर्यावरण का, इसमें उत्पादक कौन है? पेड़ पौधे हैं। और इस पेड़ पौधों में कौन कौन होंगे? शैवाल, पादप, पलवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन। अच्छा, प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण बताइए। बकरी, हिरन और ऊंट, ये सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है जो भोजन के लिए पौधे पर, खूब ध्यान से सुनिएगा नहीं तो बार बार फंसेगा। एक होता है उत्पादक और एक होता है उपभोक्ता। तो जब भी उत्पादक का नाम आएगा तो उसमें पेड़ पौधे होंगे। उत्पादक कौन है? पेड़ पौधे। और पेड़ पौधों में भी कौन है? शैवाल, पादप, पलवक, फाइटोप्लैंक्टन। अब आइए उपभोक्ता में, तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएगा? बकरी, हिरन, ऊंट। क्या करेगा? पौधों को जाके खाएगा। यानी कि जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर है, ध्यान से सुनिए परिभाषा, जो भोजन के लिए पौधे पर निर्भर है या जो भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर है उसे ही हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि बकरी, हिरन, ऊंट। द्वितीय उपभोक्ता में आइए। द्वितीय उपभोक्ता में हो गया सांप और भेड़िया। क्या हो गया? सांप और भेड़िया। और इसका ट्रिक है भेसा। क्या याद रखिएगा? तो जब भी द्वितीय उपभोक्ता का अगर प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन द्वितीय उपभोक्ता है, तो ट्रिक क्या रहेगा आपका? भेसा, यानी कि भेड़िया और सांप। तृतीय उपभोक्ता में आइए। बाबाते, बाघ, बाज और तेंदुआ। ये फंसता है,
जैसे मान लीजिए कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि द्वितीय उपभोक्ता में कौन है, भेसा, भेड़िया और सांप, और तृतीय उपभोक्ता में बबाते, यानी कि बाघ, बाज और तेंदुआ, ठीक है। और अपघटक या मृत्यु परजीवी कौन होंगे, बैक्टीरिया या कवक। मनुष्य जो है सर्वभक्षी है, अर्थात ओमिनोवेरस है, और ये निर्भर करता है सभी पर, ओमनिवोरस, ठीक है। क्लियर रहेगा ना कि उत्पादक कौन है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे में कौन है, शैवाल, पादप, प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन है। और प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहते हैं जो भोजन के लिए या तो उत्पादक पर अर्थात जो पेड़ पौधे पर हो, और उसमें आएगा बकरी, हिरण, ऊंट। द्वितीय उपभोक्ता भैंसा यानी कि भेड़िया और सांप, और तृतीय उपभोक्ता बबाते यानी कि बाघ, बाज, तेंदुआ। और अपघटक या मृत्युपजीवी बैक्टीरिया या कवक। और मनुष्य क्या है, ओमनिवोरस है, अर्थात सर्वभक्षी है, और ये निर्भर करता है, सबको खा लेगा, पेड़ पौधा खा जाएगा। अब जो प्राथमिक उपभोक्ता में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय है, इन लोगों को भी खा जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा जानवर कौन है, यही है। अच्छा, कौन सी ग्रंथि जोड़े में पाई जाती है, जोड़े मैंने पूछा है, पेयर में। शरीर में वे कौन सी ग्रंथियां हैं जो जोड़े में पाई जाती हैं, पेयर में। तो इसका उदाहरण होगा अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड। और ये जो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अर्थात एंडोक्राइन। और इससे निकलने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है एमीथा। क्या नाम है, एमीथा ट्रिक है। एमीथा का मतलब है एपिनेफ्रिन, मिलेटोनिन और थायोसिन। तो फिर से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि वह कौन सी ग्रंथि है जो हमेशा पेयर में पाई जाती है, जोड़े में। एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, और यह अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन है। और इससे हार्मोन जो निकलता है उसका क्या ट्रिक है, एमीथा यानी कि एपिनेफ्रिन, मिलेटोनिन और थाइमोसिन। ये पूछता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन ए में एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी में मिलेटोनिन, ऑप्शन सी में थाइमोसिन। तो क्या मानिएगा, तीनों। और यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, हमेशा जोड़े में पाई जाती है। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो इसको अगर इसकी कमी से रतौंधी, जीरोप्लाइसेमिया जैसी रोग हो जाती है। अगर इसकी पूर्ति करना हो शरीर में तो क्या खाइएगा लोग, गाजर, हरी सब्जी, दूध, अंडा, पनीर। एक के लाइन में याद रखिए, गाजर, दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, गाजर, हरी सब्जी, दूध, अंडा, पनीर, ठीक है। अच्छा, चेचक का टीका जो था, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, ठीक है, ये किससे बनता था, भेड़ के। भेड़ से ही चेचक का टीका बनाया किसने, एडवर्ड जेनर ने। आजकल जो है भेड़ से बन रहा है, लेकिन एडवर्ड जेनर ने गाय और उसके बछड़े से निकले पदार्थ का उपयोग कर इसे बनाया था। और चेचक का जो कारण है स्मॉल पॉक्स का, इसका है वेरियोला वायरस के कारण स्मॉल पॉक्स होता है। और इस, ठीक है, तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर कथी से बनाया था, गाय एवं उसके बछड़े के निकले कोई पदार्थ शरीर से निकला होगा उसे बनाया था। लेकिन आजकल ये भेड़ों से बनता है, और इसका कारण है स्मॉल पॉक्स का वेरियोला वायरस। शायद इसी को छोटी माता भी कहा जाता है, ठीक है। मलेरिया कौन मच्छर फैलाता है, प्लाज्मोडियम परजीवी। क्यूलेक्स मच्छर तो फाइलेरिया फैलाएगा, हाथी पांव हेमिल्थस रोग हो जाएगा। तो मलेरिया जो मच्छर फैलाता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा। और इसका वाहक मच्छर कौन है, मादा एनोफिलीज। भूल गए हैं लोग, मलेरिया खोज रोनाल्ड रस ने की थी। तो मलेरिया को कौन मच्छर फैलाएगा, प्लाज्मोडियम परजीवी फैलाएगा, यानी कि प्रोटोजोआ द्वारा होगा। और मादा एनोफिलीज मच्छर को ही पैरासाइट वाले मच्छर कहेंगे, जो दूसरे का खून चूसकर जिंदा रहेंगे। और इससे प्रभावित अंग कौन है, स्प्लीन, तिल्ली या आरबीसी, खून की कमी हो जाएगी। अच्छा, मलेरिया तो परजीवी द्वारा होता है तथा वाहक मच्छर, अच्छा मलेरिया परजीवी द्वारा होता है और इसका वाहक मच्छर होता है। यह किसने कहा था, रोनाल्ड रॉस ने। और इसका उपचार बताइए, कोई औषधि का नाम बताइए। कुनैन, सिनकोना के वृक्ष की छाल जो कुनैन है वो भी मलेरिया के उपचार में काम आती है। उसके अलावा क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन, सब ऑप्शन में रहेगा, याद रखना पड़ेगा। क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन, कुनैन, ये सब क्या है, मलेरिया रोग की दवा है। अच्छा, कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है किसका, स्वास्थ्य का। कीटवे मार देव तो स्वास्थ्य ना ठीक रही।
देखिए कितना घुमा के प्रश्न पूछा है, छोटा प्रश्न है, लोग गलती मारता है कि कीटनाशी के उपयोग से किसकी उन्नति होगी, कौन स्वास्थ्य सही रहेगा, क्योंकि कीट नहीं जाएगा शरीर के अंदर। कीटनाशी के उपयोग से खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़े हैं, जो कुपोषण को कम करेगा और स्वास्थ्य की बढ़ाएगा। खूब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही माने ये एक नहीं होता है दूसरे टाइप का प्रश्न कि कीटनाशी का उपयोग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ जाएगा। कुपोषण, जब खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा तो कुपोषण अपने आप कम हो जाएगा, जब कुपोषण घट जाएगा तो स्वास्थ्य बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, जोनास साल्क ने। और ये वायरस से फैलता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग सीएनएस है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और 1 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। ठीक है। अच्छा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर यानी कि यकृत है। और शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन है, ऑर्गन, त्वचा। ठीक है। अच्छा, लीवर का वजन कितना होता है, 1.5 kg या 3 पाउंड। ठीक है, 1.5 kg या 0.3 पाउंड होगा। अच्छा, पित्त का उत्सर्जन कहाँ से होता है, यकृत से। हिपैरिन जो प्रोटीन है जो रक्त के थक्का बनने से रोकता है, देखिए रक्त का थक्का बनने से कौन रोकता है, हिपैरिन। अगर ये नहीं उत्पादन करे यकृत अगर हिपैरिन का ना, तो शरीर में जगह जगह खूने जम जाए, तो वो नुकसानी है बा। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए कि हिपैरिन क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन है और जिसका उत्पादन यकृत करता है, और यह शरीर में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। नहीं रोकेगा तो क्या हो जाएगा, जम जाए तो बस कहानी खत्म। अब पित्त का कौन निकलता है, यकृत। अच्छा, ग्लाइकोजेन, वसा, विटामिन ए, डी, पानी, लोहा, तांबा, पोटेशियम को कौन संचय करके रखता है, यकृत रखता है। तो खूब ध्यान से सुनिएगा लोग, चूंकि आप पढ़े थे कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में अतिरिक्त, देखिए शरीर के लिए जब आप सांस ले रहे हैं, श्वसन क्रिया हो रही है, तो शरीर में ग्लूकोज बनेगा। पौधा भी अपना ग्लूकोज बना के पेट पालता है, आप भी ग्लूकोज बना के पेट पालते हैं। लेकिन जो आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज है वो क्या बना देगा, यकृत, ग्लाइकोजेन में। ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोजेन जो है इसको कौन बनाएगा, यकृत बनाएगा। वसा को कौन संचित करके रखता है, फैट को यकृत। विटामिन ए को यकृत, विटामिन डी को यकृत, पानी को यकृत, लोहा को यकृत, तांबा को यकृत और पोटेशियम को यकृत है। ठीक है। अब यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि ये जो पित्त का जो उत्सर्जन करता है, पित्त जिसे अंग्रेजी में बाइल कहा जाता है, यह किस रंग का होता है, हरिहर। मुर्गुआ कटाला तो हरिहर निकलेगा, हरे रंग का है। और पित्त एक प्रकार का क्षारीय तरल भाग है। क्षारीय का मतलब 8 से ज्यादा हुई, तो पित्त का क्षारीय मान कितना होगा, 8.6। और पित्त क्या करता है कि फैट के पाचन में शरीर को सहायता प्रदान करता है, वसा के पाचन में। और प्रतिदिन हमारे शरीर से आधा से 1 लीटर अर्थात 500 से लेकर 1000 ml पित्त का श्रवण होता है। तो पित्त से अब गड़बड़ी नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए लो कि लीवर का भार तो 1.5 kg है, तो दिल जो होता है हार्ट, इसका वजन कितना होता है, 300 ग्राम। और किडनी का 140 ग्राम। पीयूष जो ग्रंथि होता है मस्तिष्क में, उसका वजन कितना होता है, 0.6 ग्राम, बहुत ही छोटा मटर के दाने जैसा होता है। अब ब्रेन का वजन पहले बताए थे 1350 से 1400 ग्राम। यकृत का 1.5 से 2 किलो। तो ब्रेन का वजन 13 से 1400। ठीक है। पीयूष ग्रंथि के 0.6 ग्राम, किडनी के 140 ग्राम, हार्ट यानी कि दिल के 300 ग्राम। सब एक जगह हो गई ना, फंसी जाओ कहो। अच्छा, आंतरीय रस जो निकलता है शरीर में, वो प्रतिदिन कितना निकलता है, 2 लीटर के आसपास, और ये क्षारीय होता है। और जठर रस जो होता है वह अम्लीय होता है, और मूत्र भी जो है अम्लीय है। और मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है। और मूत्र का पीएच मान 6 नहीं ना फंसेगा। अब आंतरिक रस कितना निकलेगा शरीर से प्रतिदिन, 2 लीटर। और ये जो क्षारीय हो जाएगा। और जठर रस और मूत्र अम्लीय होगा, 6 होगा पीएच मान, और यह हल्का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। अब एक प्रश्न है, हम लोग पढ़े थे फोटोसिंथेसिस की, जिसमें हमने चर्चा किया था कि एक होता है प्रकाश रासायनिक क्रिया और एक होता है प्रकाशहीन क्रिया। इसका मतलब है कि जो प्रकाश रासायनिक क्रिया है वह प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, और प्रकाशहीन जो क्रिया है वो बिना प्रकाश के हो रहा है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि आखिर प्रकाश रासायनिक क्रिया कहाँ होगी, तो ये होगी
जहाँ क्लोरोफिल होगा तभी ना प्रकाश लेगा वो। और ये जो प्रकाशहीन जो क्रिया है, जो बिना प्रकाश का अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो ये होगा हरित लवक के स्ट्रोमा में। फिर जड़ में चल गई लो। यहाँ कोई गो पार्ट बा शरीर में, कोई गो पौधों में पार्ट बा, खूब ध्यान से सोचिए सुनिएगा। कहने का मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होगी वो जब होगी तो पत्ती में होगी, ठीक है। तो ये जो हरित लवक जो पत्ती में है इसी में दो भाग है, एक भाग है ग्रेना, एक भाग है स्ट्रोमा। तो ग्रेना में जो होगा वो प्रकाश की उपस्थिति में होगा। अगर प्रकाश मिल रहा है ना पौधे को, तो अगर पौधे का प्रकाश पत्ती पर पड़ रहा है तो पत्ती में जो हरित लवक है तो प्रकाश लेगा ग्रेना, तब वो कहलाएगी प्रकाश रासायनिक क्रिया। और पत्तिये में एक भाग है स्ट्रोमा, उसको प्रकाश से मतलब है नहीं है। प्रकाश अगर नहीं मिले तो वो भोजन बनाएगा। उहासवा घेरा था तो भोजन कहाँ से बना था? पौधा के। समझ में आ गया। और ये जो हरित लवक के जो ग्रेना में होती है प्रकाश की उपस्थिति में, अर्थात उसको प्रकाश रासायनिक क्रिया कहते हैं। इसे ही हम लोग हील रिएक्शन कहते हैं। जब भी ये प्रश्न पूछे कि हील रिएक्शन कहाँ होगा, तो हरित लवक के ग्रेना में प्रकाश की उपस्थिति में। क्लियर हुआ। और जो प्रकाश की उपस्थिति में होगी उस क्रिया को हम लोग प्रकाश रासायनिक क्रिया कहेंगे। और हरित लवक के स्ट्रोमा में होगी वो प्रकाशहीन क्रिया है, यानी बिना प्रकाश की उपस्थिति में। क्लियर हो गया। अच्छा, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और फैट की अधिकता से क्या हो जाएगा कि हृदय को जो रक्त पहुंचाने वाली धमनी है, कोरोनरी धमनी, उसमें ब्लॉकेज उत्पन्न होगा तथा वसा, जिसमें हॉट वसा हो जाएगा, जमा हो जाएगा और हॉट में दर्द होगा और उसके बाद हार्ट अटैक आ जाए। क्या आ जाए? हार्ट अटैक। उसके बाद सत्य हो जाएगा। चलिए, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम साइनेकोबाल्मिन है और इसी में कोबाल्ट पाया जाता है। तीसरा बेर आ गया कोबाल्ट शब्द। विटामिन B12 साइनेकोबाल्मिन। अच्छा, विटामिन, वह कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील विटामिन है? BC। और वसा में कौन सा घुलनशील है? एडेक, ADEK। और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया और पांडु डिजीज हो जाता है, पांडु रोग। अच्छा, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को, यानी कि एरिस्टोटल को, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी लिनियस। सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? लैमार्क एवं ट्रेविनेरस ने, ठीक है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? नीला तिंगीमाल, ब्लू व्हेल या नीली व्हेल, ठीक है, जो 30 हाथियों के बराबर है। अच्छा, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? सोडियम। और यहां से सुनते चलिए, हम आपको बता रहे हैं। आप तो को हम बता दिए कि आवश्यक नहीं है सोडियम पौधे के विकास के लिए। क्या सोडियम के अलावा और भी कोई चीज है जो आवश्यक नहीं है, जिसके बिना काम चल जाएगा? तो वो है सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम। सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, यानी कि ये जो है गौण पोषक तत्व हैं। मिले तो मिले, ना तो जय सिया राम, कोनो दिक्कत नहीं है। तो देखिए, यहाँ से इस प्रश्न को क्लियर करना जरूरी है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है तो सोडियम, ठीक है। देखिए, पौधे में जो पोषक तत्व होते हैं वे कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनको कहा जाता है मुख्य पोषक तत्व, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और NPK का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन, पोटेशियम, हाँ, P से फास्फोरस। तो देखिए, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए जो है 3 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें मुख्य तो पोषक तत्व हो जाएगा NPK या नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जिसका हम लोग छींटते हैं, छिड़काव करते हैं। उसके बाद आता है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनकी कम मात्रा में जरूरत होती है। उसमें है जिंक, आयरन यानी कि लोहा, कॉपर यानी कि तांबा, क्लोरीन और कोबाल्ट। जिंक, आयरन, कॉपर, क्लोरीन और कोबाल्ट, ये सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। और मुख्य पोषक तत्वों में NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए। और कुछ गौण पोषक तत्व हैं जो मिले तो मिले, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसमें सल्फर है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। तो अगर प्रश्न में सोडियम अगर नहीं मिले और कैल्शियम मिल जाए तो मार दीजिएगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गौण पोषक तत्व है। मैग्नीशियम मिल जाए तो वो भी गौण है, और सल्फर वो भी गौण, ठीक है। डॉल्फिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो डॉल्फिन तो स्तनधारी है, आप लोग जानते हैं। तो मांसाहारी है कि शाकाहारी है?
शाकाहारी है। डॉल्फिन जो है शाकाहारी है और मैमेलिया वर्ग का है, अर्थात स्तनधारी है, दूध पिलाता है। और राष्ट्रीय एक्वाटिक यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव इसको सन 2010 में घोषित किया गया, हालांकि 2009 में घोषित किया गया था इसे, ठीक है। और केवल शुद्ध एवं मीठा पानी में जीवित रह सकता है। पटना का जो साइंस कॉलेज है उसी के परिसर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। गंगा नदी में खूब पाई जाती है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या बिहार में ही है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल है। और इसके कमी से बाझपन आएगा, नपुंसकता आएगी, बैल्डनेस आएगा, गंजापन, और आर्थराइटिस नामक बीमारी भी हो जाती है, गठिया। और इसको अगर पूर्ति करना है विटामिन ई का तो अंडे का पीला भाग, जर्दी जिसे कहा जाता है, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल, दूध, मक्खन, पत्ती वाली सब्जियां, हरदम दूध आवता। अच्छा, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का न बनना, और इसकी प्राप्ति के लिए टमाटर और हरी सब्जी चाहिए। और विटामिन के का कुछ भाग आंतों में भी बनता है, आंत में। अच्छा, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन है? फाइब्रिनोजेन है। अच्छा, धान जो है खरीफ फसल है कि रबी है? खरीफ है। और धान के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, भदई, गर्मा और अगहनी। अच्छा, स्वाइन फ्लू किस प्रकार का रोग है? वायरल रोग है, संक्रामक सांस रोग है, और ये सुअर से प्रभावित होता है स्वाइन फ्लू। कोरोना वायरस जब से आया तब से ही साला टेंशन है। और स्वाइन फ्लू का कारण है स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस, जो H1N1 से होता है। खूब यहाँ पर ध्यान से सुनना है, जब भी स्वाइन फ्लू होगा तो स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होगा H1N1। H5N1 जो हो जाएगा, H1N1 स्वाइन फ्लू, और H5N1 बर्ड फ्लू। पक्षियों से फैलेगा तो उसे बर्ड फ्लू कहेंगे, और उसके वायरस का जो कोड है वह है H5N1। ये स्वाइन फ्लू है, सुअर से फैलेगा तो H1N1, ठीक है। और इसके भी 3 तरह के हैं, ABC। अगर AB हो जाएगा तो घरेलू उपचार से ठीक हो जाता है, और C हो जाएगा तो सीधे डॉक्टर के यहाँ भर्ती, डॉक्टर के यहाँ भर्ती तो कहानी साफ। थैलीसीमिया रोग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो थैलीसीमिया एक प्रकार के खून की बीमारी है, रक्त बीमारी, और जिसमें जो होता है हीमोग्लोबिन यानी कि HGB का उत्पादन कम हो जाएगा। जब यह हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम हो जाएगा तो कहानी जन्म करते हैं, सांस लेने में कठिनाई हो जाएगी, कहानी खत्म होने लगेगा। तो थैलीसीमिया एक प्रकार का रक्त विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन की शरीर में उत्पादन मात्रा कम होने लगती है, और यह एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होती है। और इसके 2 प्रकार हैं, अल्फा और बीटा। अच्छा, एंटमीबा हिस्टोलिका का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो एंटमीबा हिस्टोलिका की संक्रमण अवस्था को क्या कहते हैं? परिपक्व पुटी, ठीक है। उभयचर वर्ग के कुछ प्राणियों के नाम बताइए। मेढक, टोड, सैलमेंडर। जबकि कछुआ पानी जमीन दोनों पर रहता है लेकिन उभयचर नहीं है। तो ये अगर ये प्रश्न पूछेगा, सांप कहते इसमें कहाँ चर्चा की है? सांप उभयचर वर्ग में नहीं आता है। सांप किस में आता है? रेप्टिलिया में आता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो उभयचर वर्ग के जो प्राणी है उसके उदाहरण पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा उभयचर नहीं है? ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी टोड, ऑप्शन सी सैलमेंडर, ऑप्शन डी कछुआ। कौन नहीं होगा? कछुआ नहीं होगा, क्योंकि यह पानी और जमीन दोनों पर रहता है लेकिन उभयचर में नहीं आता है, टर्टल। तो मेढक, टोड और सैलमेंडर उभयचर है, ठीक है। अच्छा, हाइड्रा जो है कौन है? एक कोशीय है कि बहुकोशीय है? एक कोशीय है। उसी दिन जीके लुसेंट में पढ़े थे हम लोग, साइंस वाला में। हाइड्रा जो है एक कोशीय प्राणी है और इसमें खून नहीं होता है, लेकिन अपने त्वचा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के प्रसार के माध्यम से यह श्वसन करता है। तो हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? खून नहीं होगा। एक कोशिकीय प्राणी है और अपने त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करके यह श्वसन कर लेता है, ठीक है। जबकि मछली, केंचुआ और तिलचट्टा में खून होता है, और तिलचट्टा के खून का रंग कैसा होता है? वो रंगहीन है। अच्छा है, सफेद रंग का
खून निकलेगा। ठीक है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से किस में ब्लड नहीं है, ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी केंचुआ, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन डी तिलचट्टा। हाइड्रा में खून नहीं है, बाकी में खून है, और तिलचट्टा के खून का रंग रंगहीन या सफेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि किसी आंत में प्रोटोजोआ सहजीवी के रूप में रहता है। किसकी आंत में प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी सहजीवी के रूप में रहता है जो सेलुलोज को पचाता है? दीमक यानी कि टर्माइट। दीमक ऐसा एक प्राणी है, या टर्माइट उसको कहते हैं, उसकी आंत में एक प्रोटोजोआ पाया जाता है परजीवी जो सेलुलोज को पचा देता है। ठीक है। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? यूरिक एसिड के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूरिक एसिड के रूप में निम्न में से कौन उत्सर्जन करेंगे पक्षी नाइट्रोजन पदार्थ को? अच्छा, यूरिक एसिड क्या है? तो यूरिया अमोनिया की तुलना में कम जहरीला है और पानी में कम घुलनशील है। यानी कि यूरिया और अमोनिया जितना खतरनाक है उतना यूरिक एसिड नहीं है। यूरिक एसिड के रूप में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्सर्जन करने वाले जंतु को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। तो जब भी ये प्रश्न पूछे यूरिक एसिड के रूप में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट कौन निकालते हैं? पक्षी। और इन ऐसे पक्षियों या जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। नारियल के फलों का फैलाव होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बीपीएससी इसको पकड़ कर रखा है कि नारियल के फलों का फैलाव होता है, उसे क्या कहा जाता है? मेसोकॉर्प। बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है बीपीएससी में कि नारियल के फलों का फैलाव मेसोकॉर्प है, और फलों को ये उछाल प्रदान करता है। अरे अंदरवा के खोपड़िया के ऊपर गुदुआ ओकर अंडवा जौन मानू बढ़त जाई या फूलत जाई, तो नु फैलाव है मेसोकॉर्प। तो नारियल के फलों का फैलाव मेसोकॉर्प है, और यह फलों को उछाल यानी कि बुआयंसी प्रदान करता है। और बुआयंसी का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। पानी के माध्यम से इसके फैलाव में मदद करता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये फलों में जो उछाल पैदा करता है, चाहे नारियल के फलों का जो फैलाव होता है, वो तो मेसोकॉर्प के कारण होता है, लेकिन उसमें मुख्य भूमिका कौन निभाता है? अंदरवा का पनिया। ठीक है। अच्छा, द्विपत्र बीजी जो तना होते हैं जिसको डाइकोट स्टेम कहा जाता है, इसमें संवहनीय बंडल यानी कि वेस्कुलर बंडल्स किस प्रकार के होते हैं? ओपन होंगे यानी कि खुला होंगे, और सब पार्श्विक यानी कि कोलेक्टरल होंगे। द्विपत्र बीजी कह रहा है ऐसे फल जिसमें दो बीज हो, तो उसके जो डाइकोम जो स्टेम होगा उसमें जो वेस्कुलर बंडल्स होगा वो ओपन एवं सपार्श्विक होगा। जबकि बंद वाला जो होगा, ये तो खुला ना कह रहा है, खुला में, लेकिन अगर संवहनीय बंडल वहीं अगर बंद वाला होगा तो उसमें संपार्श्विक एंडोर्च संवहनी बंडल होगा, यानी कि वैसे फल एक पत्र बीजी कहलाएंगे, मोनोकॉट। आप सोच सकते हैं कि ऐसा फल जिसमें एक पत्र बीजी है तो उसमें क्या होगा? वो खुला रही कबो। लेकिन ऐसा कोई फल बताइए जिसमें द्विपत्र बीजी हो, तो उसका कहीं ना कहीं जो है वो उसका कोलेटर यानी कि संपार्श्विक जो बॉन्ड है वो जरूर खुला होगा। अच्छा, क्लोरोसिस के कारण पत्तियों में पीलापन आता है। पत्ती का जो पीला रंग हो जाता है वो क्लोरोसिस के कारण होता है, और इसका कारण क्या है? किसकी कमी है? क्लोरोफिल की कमी है। ठीक है। और इसकी कमी के लिए लोहा एवं मैग्नीशियम आवश्यक है। अगर लोहा मैग्नीशियम पौधे को मिल रहा है तो पत्तियों में पीला रंग नहीं होगा, क्लोरोफिल की कमी नहीं होगी। अतः इन तत्वों की अनुपस्थिति में उगाए गए पौधे क्लोरोसियस दिखाई देंगे। कहने का मतलब है कि अगर लोहा मैग्नीशियम अगर नहीं मिल रहा है तो क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी। अगर लोहा मैग्नीशियम की कमी कर दीजिएगा और वैसी स्थिति में कोई फूल या पौधा उगाइएगा तो उसका शुरू से रंग पीले होगा। देखिए कितना देर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ बदलती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में, क्लोरोप्लास्ट में। एक्स विषाणु समएकल तंतु आरएनए अणु के से बने होते हैं। अच्छा ठीक है। क्रोमोसोम का जो पेयर होता है वो कितना होगा? 23 जोड़ा, और संख्या 46। ठीक है। जीवों में अत्याधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन है, और इसका सिद्धांत ह्यूगो ब्रिज ने दिया था। ठीक है। अच्छा, लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, माने ऐसा जानवर का नाम बताइए
जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं और पर्यावरण के ताप से ही उनका लिंग गुणसूत्र का लिंग का निर्धारण होता है। छिपकली छिपकली जब पैदा होता है ना तो उसमें कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होता है और पर्यावरण के टेम्परेचर से जो है उसमें लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। कैसे? सेल वाल कोशिका भित्ति से। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? उस दिन पढ़े थे हम लोग लुसेंट में, प्रोटीन एवं लिपिड की। प्लाज्मा झिल्ली PL प्रोटीन लिपिड की बनी होती है। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगा? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा? राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ होगा? राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, यानी कि संश्लेषण होगा। ठीक है। अच्छा, ये लसिका कोशिका जो होती है ये कहाँ पैदा होती है? स्प्लीन में, थाइमस में और अस्थि मज्जा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सब कोई समझता है कि लसिका कोशिका अस्थि मज्जा में होती है, लेकिन अस्थि मज्जा के अलावा स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड में। ठीक है। और लसिका दो प्रकार की होती है, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही शरीर को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ में सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल कौन करता है? एपोप्टोसिस। ऐसे ही प्रश्न पूछा था कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ में सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल कौन करता है, यानी कि कोशिकीय और आणविक संरचनाओं को कौन नियंत्रित करता है? एपोप्टोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस। अच्छा, अधिकतम एटीपी का निर्माण किस चक्र में होगा? केप्स चक्र में, केप्स साइकिल में। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होती है। तो अधिकतम जो एटीपी का निर्माण होगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का, वह केप्स चक्र के दौरान होगा। 38 एटीपी या इसी में न बढ़ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। अनुवांशिकता का नियम किसने दिया? मेंडल ने। अनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं? मेंडले को। अनुवांशिकता का जनक, अब फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडले को। लैंगिक जनन मेंडले ने बताया। तो अनुवांशिकता का नियम, अनुवांशिकता का पिता, अनुवांशिकता का जनक और लैंगिक जनन मेंडल ने। ठीक है। अच्छा, जीन जो होते हैं, जीन किस पर स्थित होते हैं? डीएनए पर। और डीएनए किस पर होते हैं? क्रोमोसोम पर। यानी कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन। ठीक है। जीन किसका भाग है? डीएनए का। और डीएनए किसका भाग है? क्रोमोसोम का। जीन के भीतर अनुक्रम जो आधार होता है वह म्यूटेशन के कारण होता है। ठीक है। और हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीने हैं। डीएनए में यौगिक जो एमिनो एसिड नहीं बनाता है उसका क्या नाम है? टायरोसिन। डीएनए में मौजूद शर्करा कौन है? डीऑक्सीराइबोज। अच्छा, शर्करा। ठीक है। डीएनए अस्थायी परिवर्तन का खतरा कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को हो जाता है? जो एक्सरे, जो टेक्नीशियन होते हैं एक्सरे करने वाले, उन्हीं में यह खतरा रहता है कि उनके कहीं डीएनए में परिवर्तन ही ना हो जाए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा रेडिएशन का खतरा रहता है। ठीक है। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों में डीएनए के, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है, तो एक्सरे टेक्नीशियनों का। डीएनए में मौजूद शर्करा का क्या नाम है? तो डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में यौगिक जो एमिनो एसिड नहीं बनाता है उसका नाम है टायरोसिन। अल्फा अल्फा क्या है? एक प्रकार का फलीदार पौधा है। ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कुछ जैव उर्वरकों का नाम बताइए। राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, नोस्टॉक एनाबीना, एसेटोबैक्टर, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एजोला। ठीक है। फास्फोरस घुलाने वाले कुछ जैव उर्वरक का नाम बताइए। काट दें, क्या रोक दें? करने वाले जैव उर्वरक जैसे कि राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, नोस्टॉक एनाबीना, बीजीए, एजोला। अब फास्फोरस को घुलाने वाले जैव उर्वरक का नाम बताइए। उसका है बेसिलस, सूडोमोनास, एस्परजिलस। ये सब याद रखना होगा, नहीं तो आएगा प्रश्न, छोड़ा हार्ड छोड़ा। तो फास्फोरस घुलाने वाले कुछ जैव उर्वरक हैं, उनका नाम है बेसिलस, सूडोमोनास, एस्परजिलस। कंपोस्टिंग एक्सीलेटर, तो यह है सेलुलोटिक यानी कि ट्राइकोडर्मा और लिग्नोलिटिक यानी कि हुमिकोला।
पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाले राइजोबैक्टीरिया का नाम बताइए। सूडोमोनास। जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि पौधे की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया का क्या नाम है, तो सूडोमोनास। ठीक है। अच्छा, दुधारू पशुओं का अनुपूरक भोजन क्या है? एजोला यानी कि जलीय फर। ठीक है। अच्छा, क्रायोसोपा मायो नियंत्रण करता है और बायो 902 क्या है? तो सरसों का काया क्लोन है। देखिए आ गया, बायो 902 सरसों का डुप्लीकेसी है, आप समझिएगा वो सरसों है। तो जब ये प्रश्न पूछा जाए कि बायो 902 क्या है, तो सरसों का काया क्लोन है, सेम सरसों के जैसा दिखेगा। अच्छा, किसके साथ मिलाने पर एजोला अच्छा उर्वरक बन जाएगा? जलीय फर्न जो है, बीजीए, नीला हरा शैवाल के तहत। ठीक है। और यही बीजीए है जो सबसे पहले पृथ्वी पर पाया गया है। अच्छा, सूक्ष्म जीवी जो होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवी जिनका जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे ही हम लोग साइनोबैक्टीरिया, नीला हरा शैवाल या ब्रू ग्रीन एल्गी या बीजीए कहा जाता है। कोई नाम हो गया? साइनोबैक्टीरिया, हाँ, बीजीए, नीला हरा शैवाल। अरे भाई, तो नाम पूछ रहे, अरे बहुत सा। देखिए, आप नु तेज हैं, आई तेज हैं, हमरो जैसा है कहो वैसा लड़का है जिसको अंग्रेजी आते नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम इसको चर्चा नहीं करें, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, कहीं बीजीए लिख दिया तो कहेगा कि ये तो नीला हरा शैवाल हम पढ़े हैं, ये बीजीए कहाँ से आ गया। अब ब्लू ग्रीन एल्गी लिख दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो कहेगा कहाँ से आ गया। आप तेज हैं, ये तेज है, सब कोई तेज नहीं ना है। सही बात है। तो साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, या बीजीए कहिए या नीला हरा शैवाल कहिए। अब जैसे टीबी कहिए, राज रोग, क्षय रोग, यक्षमा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब का है। ये तमाशा हो रहा है। कबो लिखते हैं टेटनस, कबो लिखते हैं धनुष टंकार। अब हिंदी पढ़े वाला लेकर पिछुआ जाए, अंग्रेजी में एक ही शब्द है, टेटनस। अच्छा, 2,4-D क्या है? वीडीसाइड है। कभी गलती मत कीजिएगा लोग, बहुत फंसता है। 2,4-D वीडीसाइड है, अर्थात खरपतवारनाशी है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, 2,4-D खरपतवारनाशी अर्थात वीडीसाइड है। कभी हमेशा फंस जाएगा ये। हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना है? जल का। यानी कि देखिए 60 से 70% हमारे शरीर के भार का जल होता है। अगर कोई नवजात बच्चा है तो उसके शरीर का 75% भाग पानीय है। अगर कोई वयस्क पुरुष है, एडल्ट मैन, उसका 60 से 65% भाग शरीर का जल है। और कोई अगर वयस्क महिला है तो उसमें 55 से 60% भाग जल है। ठीक है। मानव शरीर में जो तत्व पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। तत्व पूछ रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है 65%। उसके बाद कार्बन है 18.5%, हाइड्रोजन है 9.5%, नाइट्रोजन है 3.2%, कैल्शियम है 1.5%, फास्फोरस 1%। सबको याद रखना है। खोपड़ी में कुल अस्थि 28, पसली यानी कि रिब्स की कितनी होती है? जोड़ी 12 जोड़ी या संख्या 14। जब भी प्रश्न को पढ़िएगा तो 2 बार पढ़िए कि जोड़ी पूछ रहा है कि संख्या पूछ रहा है। हड़बड़ा के हम लोग मार देते हैं, जोड़ी पूछा तो मार दिए 24, तो जोड़ी पूछेगा तो 12। पैर की हड्डी कैसी होती है? ठोस होती है। कबो खोखला फोखला सरंधी फंदरंधी मत मारिएगा लोग, हमारे पैर की हड्डी हमेशा ठोस होती है। अच्छा, शल्य क्रिया जो होता है प्लास्टर, तो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी में कूल्हे, अच्छा ऑर्थोप्लास्टी क्या कहलाता है? कूल्हे जोड़ का प्रतिस्थापन ही ऑर्थोप्लास्टी कहलाता है, यानी कि हिप ज्वाइंट। अच्छा, हड्डी यानी कि प्रत्यास्थ उत्थक प्लस हड्डी लिंगामेंट जोड़ता है, अर्थात जिसे स्नायु कहते हैं। 2 हड्डिया के बीच में लसलसवा पदार्थ हुआ, बहुत निमर वाला मुंह हंसिया के खानी से कूट कर रहला वे लिंगामेंट है। तो हड्डी प्रत्यास्थ उत्तक प्लस हड्डी लिंगामेंट स्नायु कहलाता है। अच्छा, दांतों पर जमी परत जो जम जाता है तो दांत गंदा दिखता है, तो उसमें भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल यानी कि माउथ एसिड और बैक्टीरिया होते हैं।
तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि दांतों पर जमी परत में ऑप्शन ए भोजन के कण, ऑप्शन बी थूक, ऑप्शन सी मुख अम्ल, ऑप्शन डी बैक्टीरिया, क्या मारिएगा? ऑल। अच्छा, अस्थाई दांत जो होते हैं उनको मोनोफाइडोंट कहा जाता है। यह इनकी संख्या मुंह में कितनी होती है? 12। और 20 दांत होते हैं, इनको डाइफोडेंट कहा जाता है, द्विदंती, जो एक बार गिरेंगे तो फिर दोबारा आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। कब? बचपने में सियान महिला पर गई तो गई, तभी आओ ना हुई का जी। दांत केस, दू गो चीज बहुत जरूरी है। झुल्फी, बिना उसारा के घर कैसन है, बिना झुल्फी के बर कैसन। तो मनुष्य में कितने दांत जो है दोबारा आते हैं? 20। और परमानेंट यानी कि मोनोफाइडोडेंट यानी कि अस्थाई दांत 12, कुल मिलाकर 32। अच्छा, उस दिन जीभ के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जीभ का अगला भाग क्या क्या अनुभव कराता है? मीठा यानी कि स्वीट, और पिछला कड़वा यानी कि बीटर, और दोनों बगल इधर उधर खट्टा। अच्छा, दांतों का जो इनेमल होता है व्हाइट रंग का चमकीला पदार्थ, ये किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। और यह शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ है इनेमल। लोहा टकराइएगा ना तो चिंगारी निकलेगा। अच्छा, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? जांघ की हड्डी फीमर, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपिस। मेलियस, इंकस और स्टेपिस, कान में 6 हड्डियां होती है। मेलियस की संख्या 2, इंकस की संख्या 2 और स्टेपिस की संख्या भी 2। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन का पाचन कहां से आरंभ होता है? अमाशय यानी कि एस्टोमेक से। हमेशा पूछता है, याद रखिएगा लोग, कि प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होगा? तो अमाशय यानी कि एस्टोमेक से। अच्छा, स्टार्च C6H10O5 को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है? और इसके जैसा VBI प्रश्न कोई है ये नहीं है कि स्टार्च जो है, स्टार्च जिसका सूत्र है C6H10O5 को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाले एंजाइम का क्या नाम है? एमाइलेज। हमेशा फंस जाता है। एंजाइम ट्रिप्सिन जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल लेने के लिए। और लिपिड्स का जो पाचन है वह पित्त अम्ल एवं लाइपेज के द्वारा होता है, PLA। अच्छा, पुच्छ जो जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है, ये कहाँ संलग्न होता है? बृहदांत में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है। अच्छा, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर वसा के पाचन में क्या करता है? फैट के पाचन में गड़बड़ी पैदा करता है, तो जाके कटवा दे। सबसे पहले शरीर में किसका पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसके बाद प्रोटीन का, उसके बाद वसा का। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन को एमिनो एसिड में विघटित कौन करेगा? पेप्सिन एंजाइम। तो यहाँ ध्यान ये देना है कि प्रोटीन को अगर एमिनो एसिड में बदलना हो तो पेप्सिन एंजाइम काम करेगा, और ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का काम करता है वहां जहां प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलना हो। ठीक है, नहीं समझे हमारे बात? देखिए, यहां हमने ये चीज पूछा है कि प्रोटीन को अगर हमको एमिनो एसिड में विघटित कर देना है, बदल देना है, प्रोटीन को किस में बदलना है? एमिनो एसिड में। तो इस बदलने में जो मदद करेगा या जो बदलने का जो काम करता है विघटित करने का, वो है पेप्सिन एंजाइम। लेकिन अगर ये पूछे कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलने के लिए उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, कैटालिस्ट का, तो वहां होगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? कैटालिस्ट है। और कंप्लीट रूप से विघटित कौन रहा है? पेप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन भी एंजाइम में है और पेप्सिन भी एंजाइम में है, लेकिन अगर प्रोटीन को एमिनो एसिड में विघटित करना है तब वहां पर मारिएगा लोग पेप्सिन एंजाइम। लेकिन अगर ये कहे कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है बदलने में, तो ट्रिप्सिन। अच्छा, हंसने वाला है कि नहीं? मार के चलाइएगा, पेप्सिन वहां रहेगा सही, उत्प्रेरक में ट्रिप्सिन। अच्छा, टाइलिन क्या करता है? लार निकलता है ना, माल्टोज और टाइलिन लार ग्रंथियां हैं, लार से हार्मोन निकलता है, तो ये स्टार्च को पचाता है, यानी कि C6H10O5। और स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है? एमाइलेज। TLA
अच्छा पेप्सिन किसको पचाएगा, अभी ना पढ़े हैं प्रोटीन को। रेनिन रक्त में एजीओन्टेसिनोजेन को एजीओन्टेसिन में बदलता है और दूध के घुली हुई शर्करा को रेनिन पचाता है। अच्छा ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या करेगा, मसृण पेशियों यानी कि स्मूथ जहां मस्कल होंगे उसको सिकुड़ने में प्रेरित करता है और महिलाओं में स्तन वृद्धि और नवजात जो बच्चा जन्म लेगा तो दूध उतारने में भी मदद करता है। ठीक है। अच्छा कैरोटीन क्या है, कैरोटीन किसका उदाहरण है, विटामिन का, पेप्सिन एंजाइम का, टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन ये सब क्या है, हार्मोन है। अच्छा टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाएगा, पुरुष में कि महिला में, पुरुष क्या करता है, टेस्ट करता है, तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन महिला में, एस्ट्रोजेन ये सब महिला हार्मोन। कैरोटीन तो वो भी ना दूध के पीला माने रंग के लिए कैरोटीन, अरे हैं दूध का पीला जो माने पीला उसको कहा जाता है केरोटीन। केरोटीन यहाँ पूछे हैं कैरोटीन। माल्टोज और माल्टेज में जैसे अंतर है ना वैसे ही यहाँ पर है कैरोटीन और वो है केरोटीन। तो अच्छा कि देखिए आ गया, देखिए ये जो कैरोटीन लिखाएगा ये सी से लिखाएगा और वो जो केराटीन जो लिखाता है ना वो लिखाता है के से, तो केराटीन हो जाएगा प्रोटीन और यहाँ पर कैरोटीन हो जाएगा विटामिन। फर्क है देखिए दे, कैरोटीन और केराटीन, इसको कीराटीन भी आप पढ़ सकते हैं लेकिन कहाँ कहाँ अंग्रेजी खुद है, के से है तो के वाला जो केराटीन है ये प्रोटीन है और सी वाला कैरोटीन है वो विटामिन है और टेस्टोस्टेरोन क्या है, हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन महिला है, एस्ट्रोजन महिला है, पेप्सिन एंजाइम है। अच्छा दाक्ष शर्करा ग्लूकोज है, फल शर्करा फ्रक्टोज है, दुग्ध शर्करा लैक्टोज है, चीनी सुक्रोज है यानी कि सामान्य चीनी, सुक्रोज को हमेशा सामान्य चीनी कहा जाता है और इसी सुक्रोज से 1.7 गुना ज्यादा मीठा फ्रक्टोज है। स्टीविया प्राकृतिक स्वीटनर है, नेचुरल स्वीटनर। अच्छा ठीक है, ग्लूकोज जो है सरल कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण होते हैं और ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 और जल और एसिटिक एसिड में यह घुलनशील होता है और ग्लूकोज का स्वाद मीठा होता है। मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व कौन प्रदान करता है, पनीर यानी कि चीज। मानव शरीर में नए अगर टिश्यू बनाना हो, ऊतक बनाना हो तो उसके बनाने में वृद्धि करने के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है वो पनीर होता है और पनीर को चीज कहा जाता है। और पनीर में क्या क्या पाया जाता है, कैसे बनता है, तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिसाई एवं ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रोवेनेरम के द्वारा किण्वन से बनता है, इसको याद कर लीजिए लो, लैक्टोबैसिलस लैक्टिसाई और ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रोवेरम के द्वारा किण्वन से बनेगा, फर्मेंटेशन से। अच्छा विटामिन ए बी की खोज मैकुलम, विटामिन सी के जेम्स लिंड चाहे होकल्ट, कहीं जेम्स लिंड भी देता है कहीं होकल्ट भी देता है, विटामिन डी का हॉपकिंस और डीडीटी की खोज किसने किया था, पॉल मूलर ने, और यह प्रकार का कीटनाशक है। लेकिन वही 2,4-D क्या है, खरपतवार नाशक है, वीडीसाइड, इसी में फंसता है, बहुत लोग मार देता है 2,4-D साला खरपतवार ऐसी है कीटनाशक मार देता है, लेकिन 2,4-D क्या है, खरपतवारनाशी वीडीसाइड है और डीडीटी क्या है, कीटनाशक है, पॉल मूलर। देखिए क्या हुआ था, अमेरिका में एक पक्षी पाई जाती है, जैसे यहाँ पर शुतुरमुर्ग पाया जाता है ना, तो वहां पर अमेरिका में एक पक्षी पाई जाती है जिसका नाम है पेलिकन। तो इतना ना डीडीटी का छिड़काव किया सब वहां, पॉल मूलर जब आविष्कार किया मच्छर भगाने के लिए। मान लीजिए वातावरण में कुछ आप छिड़क रहे हैं, डाल रहे हैं, लेट्रिन कर रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, वर्षा जल होगा उसमें वो दहेगा गंदगी और दह के फिर पनिया में रिस के जाएगा उसका अंश न, जितना धान पर आप दवाई मार रहे हैं कीड़ा भगाने के लिए तो उसका अंश धान चूस रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं पानी में गया और उसमें अंडा देता था, सब पक्षी रहता था, सब हर एक चौराठी में पक्षी नहीं रहता है, सब वही ना सब दह के जा रहा है। तो डीडीटी का प्रभाव यह हो कि पेलिकन जो पक्षी जो अंडे देती थी तो उसका अंडवा का ऊपरला खोलवा इतना ना कमजोर होता था कि अंडा देते ही अंडवा फूट जाता था, इससे उसका संख्या कम हो गया।
बाल जो झड़ता है काहे झड़ता है? सब कीटनाशक का कमाल है, पर्यावरण प्रदूषण का कमाल है। आने वाले समय में सिलेंडर लेके घूमे पड़ी ऑक्सीजन के, दिल्ली में बटाता। साफ हवा चाहिए तो आइए 10 रुपए दीजिए, 1 घंटा साफ हवा खाइए। अब विटामिन क्या है? एक सहायक आहार कारक है और कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, जीवधारियों में कम से कम कितने तत्व आवश्यक हैं? 27 तत्व, और इसमें से 15 धातु हैं और जो प्रचुर मात्रा में, प्रभुत मात्रा में चाहिए। देखिए 2 होता है, एक होता है प्रचुर यानी कि जरूरी है, और एक होता है प्रभुत यानी कि माइक्रो कम। तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन। अच्छा, सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि सेव में पोटेशियम पाया जाता है, और पोटेशियम जो है हाई ब्लड प्रेशर और धड़कन को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कल